नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणोदयम्। कल हमने संसार अवस्था जहाँ से प्रारंभ होती है उस क्रम में सबसे पहले जन्म के पहले की दशा, यानी सारा संसार तो जन्म के बाद से संचालित हो रहा है, लेकिन जन्म लेने के पहले जीव का जो शरीर आदि पाने के लिए गमन होता है उसे हम विग्रह गति कहते हैं। और उस विग्रह गति की तमाम व्यवस्थाओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विग्रह गति में कैसे जन्म होता है, कितने टर्न लेने पड़ते हैं उसके लिए, किस कंडीशन में होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बराबर ना? तो इस चीज़ को थोड़ा विचारते हुए हमने आगे बात बढ़ाई थी। कल हमने चर्चा में इस बात को लिया था कि ये जो विग्रह गति है, आवाज बराबर आ रही है सभी को? आवाज बराबर आ रही है? आ रही बराबर, ओके ओके, बराबर आ रही, हाँ, बराबर। सरस। हाँ, तो जो विग्रह गति में जो हमने एक ये चित्र को फोकस किया था और फोकस करते पर ये समझा था कि जीव को अगर किसी जगह पर उत्पन्न होना हो जहाँ स्थावर जीवी ही होते हैं, उसे निष्कुट प्रदेश कहते हैं, तो वो दशा को पाने के लिए उसे 3 मोड़े और 4 समय लगते हैं। ये सब आगे आपको और विस्तार से चर्चा में आता जाएगा, अपन उसको देखेंगे। बराबर। फिर एक दूसरी बात यहाँ पर आई थी कि आपने ये जो बात कही यहाँ से कि संसारी जीव की गति 2 जगह ऐसी होती हैं जिसे हम कहें कि मोड़ नहीं होता, मोड़ नहीं होता। एक तो होती है सिद्ध भगवान की गति, बराबर, जो सीधे सिद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। बाकी दूसरी गति संसारियों की भी होती है जिसे इशु गति नाम कहते हैं। बराबर। देखो, ये आहार की बात आई थी, उस आहार की बात में ये समझने की कोशिश की थी कि औदारिक आदि 3 शरीर तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल को ग्रहण करने को आहार कहते हैं। तो आगे के सूत्र में आप समझेंगे कि ये जीव कब तक अनाहारक रहता है और कब आहारक हो जाता है। ये तमाम बातें आप आगे के सूत्रों में समझेंगे। बराबर। वहां से अब अपन जो टर्न की बात कर रहे हैं, उस टर्न के 4 नाम बताए कि मतलब जब जीव जाता है तो 4 कंडीशन बन सकती है उसके जाने के, 4 रूट बन सकते हैं। जैसे हम कहीं पर भी जाएं तो बाई एयर जाएंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, बाई रोड जाएंगे, बराबर, अथवा जाके बाई वाटर, बाई शिप जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो 4 रूट बनते ना हमारे कहीं जाने पर, या ट्रेन से जाएं, चाहे रोड से जाएं, चाहे शिप पर बैठ के जाएं, चाहे बाई एयर जाएं। ऐसे ही ये जीव जब कभी अलग दूसरी गति में जाता है तो दूसरी गति में जाने पर उसके 4 तरीके होते हैं कि एक तो वो सीधा सीधा जाता है, सीधा सीधा जाता है, उसे हम बोलते हैं ऋजु गति। उसे क्या बोलते हैं? ऋजु गति। बराबर। कि जहां पे सीधा, जैसे मैं यहाँ पर हूं और मुझे सीधा यहीं पर ही कोई जीव बनना है, या यहाँ पर बनना है, या पीछे बनना है, तो मेरे आत्मा के पद सीधे निकल जाएंगे वहां पर। तो मेरी गति कौन सी होगी? ऋजु गति, मतलब सीधी। ऋजु मतलब सीधी। इसका दूसरा नाम क्या बोला? इशु। पता है इशू मतलब क्या होता है? अभी तो लॉकडाउन में सबने रामायण वामायण देखी होगी ना, तो जो तीर होते ना, तीर, उन तीर को ही इशु कहा जाता है। इशु गति मतलब तीर की भांति। जैसे तीर छोड़ते तो तीर कैसे जाता है? ऐसे थोड़ी जाता है, वो तो सीधे सीधे फायर करता है। तो तीर की भांति जिसकी गति हो, चाहे ऊपर का तीर चलाओ, रामायण में होता था ना, ब्रह्मास्त्र चलाते थे तो ऊपर छोड़ते थे,
सामने मारना है तो ऐसे छोड़ते थे है? सबने लॉकडाउन में खूब लाभ लिया रामायण महाभारत का है? बच्चों को सब याद हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अपने जैन धर्म की महाभारत रामायण और उनको बताते जाना कि देखो यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि राम ने रावण को मारा और इसीलिए दशहरा क्या कहते हैं वो नरक में गए, दशहरा के दिन उनका पुतला जलाते हैं। तो उसमें अपना अंतर जो जैन धर्म का वो बता देना कि भैया राम ने रावण को नहीं मारा, लक्ष्मण ने मारा, और रावण भी भले ही अभी नरक में गए हो लेकिन वो पुतला जलाने जैसे नहीं है, वो पुतला जलाने के जैसे नहीं है। वो अगली 24 की तीर्थंकर, एक जानकारी देते जाना, बराबर? समझे कि नहीं समझे? देखो नहीं दी हो तो अब दे देना। तो ये बात तो मुझे बीच में कहने का विकल्प आया। तो तीर की भांति जो गति होती है उस गति को हम कहते हैं ऋजु गति, बराबर। दूसरे नंबर जो जो मोड़े वाली गति होती है, एक गति होती है सीधी सीधी, उस सीधी सीधी गति का नाम हमने दे दिया अविग्रह, मतलब मोड़ रहित। अब जो विग्रह वाली गति होती है उसके 3 नाम दिए हैं। ये 3 नाम नहीं है एक्चुअल में, चारों के चार जो नाम है ना, इशु गति, पाणी मुक्ता, लांगलिका, गौमूत्रिका, ये नाम नहीं है, उपमा के द्वारा दिए हुए नाम है। यानी आपको इन शब्दों के अर्थ ख्याल में है तो उसका सिस्टम भी आपको पता चल जाएगा। देखो उसको समझते हैं। पाणी मुक्ता, पाणी मुक्ता इस गति का क्या मतलब है? देखो पानी मतलब पानी होता है, ये पानी नहीं, पानी, पानी मुक्ता मतलब हाथ से जो चीज गिरती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये चीज ऐसे फेंकी तो क्या होगा, अमुक टाइम तक सीधी जाएगी और फिर नीचे गिरेगी, ऐसे ही होगा ना। ऐसी जाके ऐसी जाके ऐसी जाके ऐसी जाके ऐसी आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। आपने ऐसी थ्रो किया तो अमुक समय सीधी जाएगी और फिर नीचे गिरेगी, तो जैसे नीचे गिरेगी वो उसका फर्स्ट टर्न होगा। तो पानी मतलब हाथ, और हाथ से जो मुक्त होती है कोई चीज तो वो कहलाती है पाणी मुक्ता। यानी पाणी मुक्ता गति में एक मोड़ा कंपलसरी होता है। समझे? मैं आपको अर्थ बता रहा हूं जिससे आपको, शब्दों के अर्थ बता रहा हूं जिससे आपको वो याद परमानेंट हो जाएगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो पाणी मुक्ता गति समझ में आई, एक मोड़े वाली गति। तीसरे नंबर की गति का नाम बोला, पहली ईसु गति बिना मोड़े वाली, दूसरी पाणी मुक्ता एक टर्न वाली, एक वळांक वाली, और तीसरी आती लांगलिका। लांगल मतलब क्या होता है? बोलो। हल। हल। सरस, किसने बोला था? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। लांगल मतलब होता है हल। इसीलिए आपको एक पता है मंगलाष्टक में भी एक शब्द आता है, कौन सा? नाभे आदि जिनादि पास त्रिभुवना ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो, इसमें आता है लांगल धरा। क्या शब्द आता है वहां पर? लांगल धरा। लांगल धरा मतलब हलधर, हलधर मतलब बलदेव। हलधर होता है ना, जैसे बलदेव होता है ना, बलदेव को हलधर कहा जाता है। 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं, और 9 बलभद्र होते हैं। उनमें बलभद्र को हलधर कहा जाता है, नारायण को चक्रधर कहा जाता है, और बलभद्र को हलधर कहा जाता है। राम बलभद्र हैं, बलराम भी बलभद्र हैं, और ये बलभद्रों का एक नाम है लांगल धरा, हलधर, बराबर। तो ये जो हल को आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा आचार्य बोध ग्रामीण जीवन, ये जब सूत्र लिखा गया तब ग्रामीण जीवन था, और दृष्टांत भी उसी ग्रामीण जीवन के ही आते थे। अगर आज के जमाने में होता तो क्या कहते हैं, ये पानी मुक्ता गति को बताने के बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल दिया जाता समझ आया कि वो ऐसी जाती है ना फिर यूं जाती है, ऐसे ऐसे एग्जाम बदल जाते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल बदल जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो बड़ा स्पष्ट और सीधा सरल सा बताया जा रहा है कि हल आपने देखा होगा तो हल में 2 टर्न होते हैं, एक तो जहां से वो मुड़ता है और दूसरा जो उसका एक यहाँ पे शेप होता है जिससे जमीन मिट्टी को उखाड़ता है। तो एक तो यू टर्न होता है और दूसरा यहाँ पे जाके ऐसा टर्न होता है।
तो 2 मोड़े होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर लांगलिका गति में 2 मोड़े वाली गति बताई जाती है। बराबर, लांगल मतलब हल, और हल में अगर आप देखेंगे तो 2 मोड़े आपको दिखाई देंगे। बराबर, समझे किसी को? अभी ये तो सब वृद्ध लोग सुन रहे हैं, इसीलिए सबने मोस्टली गांव में हल तो देखा ही होगा। बराबर, अगर बच्चों की पाठशाला की क्लास होती तो हम हल की फोटो भी लेकर आते कि देखो भैया दिस इज हल। राइट नाउ सब लोगों ने तो ट्रैक्टर ही देखा होगा बच्चों की पाठशाला में, बच्चों की क्लास में, लेकिन पहले के जमाने के लोगों ने हल भी देखा होगा। तो वहां पे 2 मोड़े होते हैं। तीसरे नंबर की बात, गौमूत्रिका, ये बड़ा गजब है। ये एकदम ग्रामीण जीवन में अपने बचपन में जाइए, बचपन में आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी जा रही है, आप बैलगाड़ी के पीछे भाग रहे हो, लेकिन आपने एक और सीन देखा होगा उसमें कि अब गाय के लिए तो कोई ऐसा होता नहीं है सुलभ कॉम्प्लेक्स, उसे तो जब आती है तो सड़क पे ही आ जाती है, लघु शंका 1 नंबर 2 नंबर जो भी होता है, तो वो चलती भी जाती है और 1 नंबर भी उसकी लघु शंका भी होती जाती है। तो अगर आपने वो सीन देखा होगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसलिए उसमें 3 मोड़े बनते, ऐसी ऐसी और ऐसी। बराबर, तो ये 3 एकदम ग्रामीण आचार्य तो देखो सीधे सरल से, उनके अंदर में ऐसा कुछ भाव ही नहीं होता, वो तो जो जो कुदरत में देखते हैं उसके दृष्टांत बता देते हैं। इसीलिए तो पूरे लगभग लगभग अध्यात्म शास्त्रों में घट और पट के एग्जाम्पल आते हैं कि आचार्य देखते हैं कि सड़क के किनारे वो घड़ा बना रहा है, तो जो भी एग्जाम्पल देते घट का, फिर पट का तो मतलब कपड़े का। तो जो एग्जाम्पल होता है वो उस समय के सांस्कृतिक परिवेश को बताता है। तो जिस चीज में 3 वणांक होते हैं, 3 वणांक ऐसे ही हो, ऐसा कोई शेप नहीं है जेड शेप में, लेकिन कुछ भी हो, ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, ऐसे ऐसे करके सी शेप में भी उसमें भी हो जाए, मतलब कुल मिला के ओवरऑल क्या होने चाहिए उसके अंदर में 3 वणांक होते हैं। तो 3 वणांक वाली गति को कौन सी गति कहा जाता है? 3 वणांक वाली गति को गौमूत्रिका गति कहा जाता है। और इसका नाम कैसे निकलता है कि अगर आपको पता हो तो जैसे जैसे जीव, हाँ बोलिए दिनेश भाई, क्या प्रश्न है? ये अपन बोलते हैं ये मोड ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री पे ही चलना मांगता है मोड ना, ये 90 डिग्री पर ही होते हैं मोड़, लेकिन अब ऐसे 90 डिग्री वाले एग्जाम्पल नहीं होते, समझ में आया? हाँ। एग्जाम्पल में आपको यू शेप भी दिख रहा होगा, एक्चुअल में वो जो मोड़ होते हैं, क्योंकि हमेशा देखो गति तो कैसी होती है, एक सूत्र तो पहले आई था ना, अनुश्रेणी गति। तो एक बहुत हाँ। सिंपल सी वस्तु है कि जो अनुश्रेणी में चलेगा, अगर वो टर्न लेगा तो कंपलसरी 90 डिग्री वाला ही होगा, वो यू शेप में टर्न नहीं लेगा। लेकिन वही मैं बोलता हाँ, हूँ बराबर। दृष्टांत यू शेप एल शेप वाले उन्हें नहीं मिले होंगे आचार्यों को, अच्छा। इसीलिए उन्होंने वो जो सरल सुलभ बताए ऐसे दृष्टांत उन्होंने दिए। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न यही था दिनेश भाई का कि जैसे हाथ से छोड़ी हुई वो सब ऐसे थोड़ा कर्व्ड होकर नीचे गिर रही है, गाय का भी जो हल्का हल्का तो फिर भी ठीक है, उसके डायमेंशन भी थोड़े अलग अलग जाते हैं, और गाय के तो जो 4थे नंबर की गति उसमें तो कोई ऐसा डायरेक्ट दिखता नहीं है कर्व, उसमें सब गोलाई में दिख रहे हैं। लेकिन जीव का जो गमन गोलाई में नहीं होता, वो अनुश्रेणी यानी सीधी में होता है, यानी उसका जो टर्न आएगा वो कंपलसरी 90 डिग्री पर ही आता है। जो अपन परेड में करते हैं ना दाएं मोड़, तो दाएं मोड़ में कोई एल शेप यू शेप में नहीं मुड़ते, वो सीधा सीधा राइट का लेफ्ट हो जाते, तो वही शेप में हाथी कैसे चलता है, वही पैटर्न में यहाँ पे होता है। बराबर समझे? देखो, तो ये गौमूत्री का गति हो गई। अब इसका थोड़ा और खुलासा अपन कर लेते हैं। इशु गति का समय बताया, इसमें 3 बातें बताई जाएंगी। एक तो कितने टर्न हैं, एक, उसके बाद उसमें कितने समय लगते हैं, 2, और तीसरे नंबर की उसमें अनाहारक कि आहारक क्या होता है। बराबर, यहाँ पर अनाहारक और आहारक का हमने आपको बतला ही दिया है कि जो सूत्र में था यहाँ पर
कि औदारिक आदि 3 शरीर तथा क्षय पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को क्या बोलते हैं? आहार। बराबर। तो हम इन तीनों गतियों को, चारों गतियों को आहारक, अनाहारक, समय और मोड़ 3 एंगल से समझेंगे। देखो पहले नंबर की गति कौन सी आई? ये साइड में जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ये उसका एक ड्राफ्ट जैसा है। मतलब एक तो आपने एग्जाम्पल सुना, बराबर, एग्जाम्पल से समझ में नहीं आए तो यहाँ पर एक सिंपल सी एक चीज यहाँ पर बताई जा रही है, जो ये वाली, बराबर, ये जो मैं सिलेक्ट करके ला, ये वाला ये बता रहा है ना, तो ये उसका एग्जाम्पल है। ये गलत ड्रॉ हो गया है, इसके ऊपर लाइन में ले लेते हैं, अंडू कर देते हैं। देखो ये जो चीज है ना, ये वाली, ये इसकी डिजाइन है। फिर उसके बाद में 4 चीजें आएंगी। देखो ऋजु गति, इसका चित्र कैसा बताएगी? पहले अगर यहाँ से सिद्ध भगवान है सपोज, तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, आयु पूरी करते हैं और फिर उसके बाद में सीधे यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो चीज हुई ये सीधी सीधी हुई, मतलब तीर के गति की भांति हुई, इसीलिए कौन सी कहलाई? ये ऋजु गति। इसमें कोई मोड़ा है? बोले कोई मोड़ा नहीं है, इसलिए मोड़े में चौकड़ी आ गई। फिर समय कितना लगता है? एक समय लगता है। एक समय में ही देखो ये जीव एक समय में 7 राजू जा सकता है। इसीलिए जब आज हम सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक सुनते हैं तो हम बहुत वो लगते हैं, अरे यहाँ से अमेरिका जाना हो और हाइपरसोनिक में बैठो तो घंटे भर में पहुंच जाओ, है ऐसा। लेकिन भैया तुम तो अमेरिका की बात करते हो, जीव की ताकत तो एक समय में कितने योजन, 7 राजू ऊंचे तक जाने की है। इसलिए उसका आश्चर्य मत करो, ये जीव अपनी ताकत से जाता है। अनाहारक काल कितना होता है? यानी इस समय में जीव अनाहारक होता ही नहीं। होता ही नहीं मतलब क्या? कि वो एक समय उसके लिए लगता है, मतलब जन्म लेने के एक समय पहले वो आहार ग्रहण करने लगता है। आहार ग्रहण करने लगता है, इट मीन उस जगह की क्या कहते हैं, वर्गणाओं को वो ग्रहण करने लगता है। तो ये जो यहाँ पर जब बात आ ही गई तो फिर ये अगले ही समय में उसे जन्म लेना है तो वो अभी से उस जगह की करना लगेगा, तो वहां पे अनाहारक नहीं होता, आहारक ही रहता है। बराबर। अब देखो एक नीचे विशेष बात बताई है जो सबको लगभग पता चल रही होगी, क्या कि एक कितनी भी दूरी हो जीव को गमन करने में, एक मोड़ा है तो वो 7 राजू 14 राजू है तो उसमें एक ही समय लगता है। पॉइंट समझ में आया? क्या लगता है? एक ही समय लगता है। ये कंपलसरी है, एक समय से ज्यादा नहीं लगता, एक समय में पहुंच ही जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। बराबर ना? देखो क्लियर, ये तीनों बातें समझ में आ गई। पहली गति का क्या रहा? ऋजु गति होती है, एक समय वाली होती है, मोड़े के बिना होती है, और जैसे ही ये देह छूटती है अगले समय में वो, अगले समय में मतलब उसी समय के बाद में अगले को करने लगती है व्यवस्था। इसीलिए उसमें अनाहारक जीव नहीं होता, आहारक ही रहता है। बराबर? क्लियर हुआ? देखो आगे की बात करते हैं। इसको बंद करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? देखो अब दूसरी स्लाइड अपन देखते हैं। पाणी मुक्ता, पाणी मुक्ता के लिए क्या बोला है? ये चित्र से देखो, यहां से जाके यहाँ टर्न लिया। देखो दिनेश भाई सारे टर्न 90 डिग्री के ही है, बराबर ना? तो एक मोड़ा है, एक टर्न है, और समय कितना हो गया? 2। स्वाभाविक है, एक तो कुदरती रूप से जो लगा, फिर एक मोड़े के बाद में जितना समय लगा, तो टोटल समय क्या हो गया? 2 समय। अब तीसरे नंबर की बात, अनाहारक कब तक रहता है और आहारक कब हो जाता है? कि यहाँ पर जीव 2 समय की टोटल रही ना, तो एक समय तो रहा खाया पिया वगैरह का, और दूसरे समय में अगली पर्याय के योग्य उसने परमाणु ग्रहण करना चालू कर दिया।
तो अगले समय में वो क्या हो गया, आहारक, यानी दूसरी गति वाला जीव, पानी मुक्त गति वाला जीव पहले समय में अनाहारक रहता है और दूसरे समय में आहारक हो जाता है। क्यों? क्योंकि नियम एक ही आता है, जिस पर्याय में उत्पन्न होना हो उस पर्याय के एक समय पहले वो उस पर्याय के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करने लगता है। बराबर? तो जीव को अगर अगली पर्याय में उत्पन्न होना हो तो एक समय पहले से वो कर लेगा और एक समय पहले करेगा, तो उसको यहाँ पे ये चीज यहाँ पे घटित हो जाती है। ठीक है ना? देखो अब आगे की बात करते हैं। लांगलिका, लांगलिका गति। देखो मोड़ा, कितने मोड़े आते हैं यहाँ पे कि मोड़े आ रहे हैं दो मोड़े हैं। बराबर? और ये शेप थोड़ा ऐसा है लेकिन उसका अलग टाइप से बनता है। दो मोड़े हैं, समय 3 लगेगा और अनाहारक कितने टाइम तक रहेगा? 2 समय तक रहेगा। सिंपल सी बात है। ये हल के जैसे बनाने की कोशिश की है, इसके कारण उसको ऐसा शेप दे दिया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बराबर? फिर से मोड़े कितने लग रहे हैं? देखो एक तो यहाँ पर टर्न लिया, फिर यहाँ पर लिया, और समय कितना लगेगा? बोले जितने मोड़े उससे एक समय अधिक, तो 3 समय हो गए। अब अनाहारक कितना लगेगा? बोले जितने समय लगते हैं उससे एक समय कम, तो यानी 2 समय अनाहारक हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझे? बहुत सीधे गणित है। तो ये इस तरीके से आप समझना। चौथे नंबर की बात, गौमूत्रिका। गौमूत्रिका, गौमूत्रिका का जो मैंने आपको खुलासा किया था कि 3 टर्न जिसमें होते हैं, तो 3 मोड़े, और 3 मोड़े होंगे तो समय कितने लगेंगे? 4, और 4 समय लगेंगे तो 4 समय होगा, तो 4 समय में आहारक का समय कितना रहेगा? 1 समय। तो अनाहारक का समय कितना रहेगा? 3 समय। यानी सरल भाषा में कहें, जिसमें जितने मोड़े हैं उतने टाइम तक वो अनाहारक रहता है। बराबर? समझे? और उससे एक समय अधिक टोटल उसको गमन में लगता है। ये एक लाइन में आप नियम समझ लो। क्या बोला? ये लाइन ख्याल में आई? ये तीनों को समझने के लिए फॉर्मूला दे रहा हूं। क्या फॉर्मूला दिया? बोलो, कौन बताएगा? जितने समय लगते हो, 3 मोड़े को 3 समय, जितने 3 कॉमन रक्षा, जितने समय लगते हो उतने समय तक अनाहारक, कि उसे एक कम, जितने मोड़े हो उतने एक अनाहारक। समय कम। जितने मोड़े उतने अनाहारक, उतने समय है ना? अनाहारक उतने समय। समय नहीं, जितने मोड़े उतने अनाहारक, उतने उतने अनाहारक समय। टाइम। एक समय अधिक, वो टोटल समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल ईसु गति है, 9 मोड़ा 9 अनाहारक, कोई उसमें वड़ांक नहीं है, इसीलिए वो हर समय आहारक ही रहता है। पानी मुक्ता, और उसका समय भी एक समय हो गया। पानी मुक्ता 1 टर्न, बराबर? 1 टर्न है और एक समय तक अनाहारक है। बराबर? ख्याल में आया? तो 1 टर्न लांगलिका अनाहारक, और समय टोटल कितना जाएगा उसका? कि 2, 2 समय। एक अधिक। फिर तीसरे नंबर की बात, लांगलिका। लांगलिका क्या हुआ? टोटल कितने मोड़े हैं? 2 मोड़े हैं, तो अनाहारक 2 मोड़े, तक रहेगा? 2 समय तक अनाहारक रहेगा। 2 समय कितना रहेगा? बोले 3 जितने समय, समय तक अनाहारक है 3 समय अधिक, तो 3 समय। फिर गौमूत्रिका, गौमूत्रिका में क्या बोला? कितने मोड़े हैं? बोले 3 मोड़ है, 3 मोड़े हैं, 3 तो मोड़, अनाहारक 3 समय तक, तो 4 टोटल समय कितनी गति और होती 4 है? समय, बोले 1 4 समय। बिल्कुल क्लियर, सीधी सीधी सी गणित है ना? अब देखो जरा चित्र देखो, वो चित्र बताते हैं इसका, ये गौमूत्रिका गति वाला जीव कैसे उत्पन्न होता है। ये अपन ने पहला चित्र लिया था, वो यहाँ पर लिया गया है। कैसे? कि जहां पर मरण हुआ, सपोज यहाँ पे देखो इसका कि सपोज यहाँ पर क्या हुआ कि जीव का मरण होता है ना? यहाँ मरण हुआ, तो यहाँ मरण होने के बाद में यहाँ से उसे ऊपर जाना है, तो ये पहला एक मोड़ा हुआ, पहला टर्न, फिर दूसरा मोड़ा हुआ, फिर ये तीसरा मोड़ा यहाँ पर आया, और चौथे समय वहां पे उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ से मरण हुआ, अब यहाँ से यहाँ सीधा जाना हो तो बीच का एक खाली प्रदेश है,
तो वहां तो आकाश की पंक्तियां है नहीं है लोक आकाश की, इसलिए इस जगह से जा नहीं सकता, तो वाया वो यहाँ से घूमता हुआ जाएगा। बराबर। और ये जो एरिया है, ये एरिया है त्रसनाड़ी का। बराबर। और इसके अलावा ये जो साइड वाला है एरिया, ये कहलाता है स्थावर जीवों का निष्कुट प्रदेश। फिर से मैं कहता हूं, सामान्यतः जीवों का गमन 2 से 3 समय में हो जाता है। अगर आपको 4 समय लग रहे हैं तो मतलब आपका भविष्य घोर अंधकार में है। घोर अंधकार में मतलब कि आप कंपलसरी कहाँ जा रहे हैं, निष्कुट प्रदेशों में जा टावर में। रहे हैं, इसीलिए आपको वो इतना समय लग रहा है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो इस चीज को थोड़ा विचार कर लेना। और ये सब चीजें तो, हाँ बोलिए दिनेश भाई। दिनेश भाई बोलिए। ये अभी आपने बताया कि 4 समय लगेगा तो निष्कुट में ही जाएगा, लेकिन यहाँ चालू किया है वो भी निष्कुट से ही चालू किया है। हाँ ये बात भी सही है। खबर पड़ के हाँ खराब ये लगे बात भी फूक सही बोलेगी है तो ना। आपकी। यानी मैं क्या बोलता हूँ, इधर से बीच में से त्रसनाड़ी में से भी निष्कुट में जाएगा तो 3 समय में जाएगा। नहीं, त्रसनाड़ी और त्रसनाड़ी में 3 समय लग सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ जाए उसकी अगर आप देखेंगे एंगल और पॉसिबिलिटी देखेंगे तो त्रसनाड़ी से त्रसनाड़ी में 3, अब जैसे उसको कहीं पे और जाना हो ऐसी जगह पर तो उसके ऐसे करके 3 समय तो लग सकते हैं। आप देखना एक बराबर है। राजू एक क्यूब में आप देखना अलग अलग जगह उत्पन्न होने में तो 3 समय त्रसनाड़ी में तो लग सकते हैं। त्रसनाड़ी में उत्पन्न होकर त्रसनाड़ी में ही उत्पन्न हो गए, मरकर त्रसनाड़ी में उत्पन्न तो 3 समय तो लग सकते हैं, लेकिन चौथा समय जो है ना वो कंपलसरी। ये इसमें भले ही एग्जाम्पल दिया है, लेकिन अगर हम यहाँ से कर लें कोई एग्जाम्पल दाखला तरीके या कोई अलग एंगल से ले लें तो वो चीज में 2 मोड़े हो सकते हैं। हाँ, हाँ नहीं यानी निष्कुट में जाना है तो 2 या 3 मोड में भी जा सकता है ना निष्कुट में। नहीं, निष्कुट में जाएगा। हाँ अरे एक मोड़े में भी जा सकता है, यहाँ से मर हाँ के सीधे वही जाना हो बोलता तो तुरंत पहुंच जाएगा निष्कुट में। ये तो हूँ। हाँ अधिकतर की बात कर रहे हैं कि 4 समय वाला जीव कंपलसरी निष्कुट में जाता है, मैं ये कहना चाहता बराबर बराबर। हूँ। इतनी सी बात। अच्छा बराबर। बाकी तो एक समय में, फॉर हाँ एग्जाम्पल जिसको ऐसे देखो आप, अगर यहाँ पर वो पैदा हुआ है ना, यहाँ से है, ठीक है ना, और यहाँ पर उसको जाना है तो थोड़ी वो कोई मोड़ा ले रहा है, वो तो सीधा सीधा पैदा हो जाएगा एक एक वो उसमें। बराबर है। तो हाँ इसमें कोई निष्कुट में जाना बराबर। है तो 4 समय लग रहे हैं ऐसा नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हाँ हूं कि अगर 4 समय लग रहे हैं तो कंपलसरी निष्कुट में जाएगा, ऐसी बराबर जगह वो पर बराबर। जाएगा कि जहां स्थावर जीवी उत्पन्न रहते हैं। बराबर ना? ये थोड़ा कहने का अंतर है। ओके। बराबर। हाँ हाँ जी। चलिए बढ़िया, अच्छा प्रश्न। अब यहाँ पर क्या है, अरे ये तो साथ साथ ही चल रहे हैं ये सारे के सारे जितने भी करेक्ट किए थे। एक बार शेयरिंग बंद करते हैं फिर आएगा सही। अब अपन आगे समझते हैं कि ये लगभग आपकी चर्चा में आ गया और उन्हीं बातों को बताने वाली बातें हैं। देखो, एक समय अविग्रह, अब वो जो सूत्र अपन ने किए ना उन्हीं के खुलासे हैं। बिना मोड़े, अविग्रह मतलब मोड़े रहित गति। बराबर। एक समय की जो होती है उसे ऋजु गति, अविग्रह मतलब विग्रह रहित गति यानी ऋजु गति कहते हैं। वह विग्रह गति नहीं कहलाती, क्योंकि विग्रह का नाम क्या दिया, मोड़ वाली गति। विग्रह मतलब क्या, मोड़, बड़ा टर्न। तो जिसमें मोड़ ही ना हो उसे हम विग्रह गति कैसे कहें? लेकिन वहां पे दूसरी परिभाषा के अनुसार वो विग्रह गति है। दूसरी परिभाषा के अनुसार वो विग्रह गति है कि शरीर को पाने के लिए जो गति होती है वो विग्रह गति। लेकिन यहाँ पर हम ये समझें कि ये जो नए शरीर को पाने वाली बात नहीं, सिद्ध दशा की बात है, इसीलिए हम उसे विग्रह गति नहीं कहते, अविग्रह गति कहते हैं। यानी शरीर रहित होकर की जो गति है वो घड़ी कहलाती है। ख्याल में आया? बिना मोड़े वाली गति में एक समय लगता है, इसी को कौन सी गति कहते हैं, ऋजु गति भी कहते हैं। वह विग्रह गति नहीं होती। क्लियर? अब आगे का सूत्र कहते हैं, 30वें नंबर का सूत्र, एकम द्वौ त्रीन वाना हारका। सूत्र बोलिए, एकम द्वौ त्रीन वाना आहार का।
चलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, एकम बहु तीन नारका नारका नहीं, हम दो तीन वाना नारका हारका। बाल बाल एकम दो तीन बढ़ाओ तो नहीं नारका भी जुदी जुदी आवाज आवे। बराबर परी थी। एकम दो बोलो। एकम एकम दो त्रीन वाना हारका। तीन वाना नारका त्रीन वाना हारका। सरस, उत्तम, बहुत सरस छोकराओ। चलो, एक दो और तीन, एकम दो तीन, एक दो और तीन, इतने समय तक जीव अनाहारक रहता है। मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा सा मतलब है, दो समय वाली गति में पहले समय में जीव अनाहारक रहता है, तीन समय वाली गति में दो समय तक जीव अनाहारक रहता है, और चार समय वाली गौमूत्रिका गति में तीन समय तक जीव अनाहारक रहता है। यानी ये एक जीव के अनाहारक रहने का टाइम बताया जा रहा है। चार प्रकार की गतियां होती हैं, और उन चार प्रकार की गतियों में जीव अधिकतम तीन समय तक अनाहारक रहता है। बराबर, चौथे समय में वो आहार ग्रहण करने ही लगता है। बराबर, ख्याल में आया। ऐसे ही एक बार कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति के जीव की प्रकृति साहब ऐसी आहार ग्रहण करने वाली, इसीलिए हम तो बार बार आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि जीव तीन समय से ज्यादा अनाहारक नहीं रह पाता। तो मैंने उनको बोला कि आप संसार दशा के एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, है? मतलब उन्होंने थोड़ा व्यंग में कहा था, और ये बोला कि पंडित जी उपवास हम इसलिए नहीं करते क्योंकि जीव की मैक्सिमम कैपेसिटी तीन समय तक ही अनाहारी रहने की है, चौथे समय तो उसे कुछ चाहिए। तो हमारी भी मैक्सिमम कैपेसिटी 3 घंटे तक भूखे रहने की है, चौथे घंटे में तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा आप संसार दशा के एग्जाम्पल क्यों देख रहे हो, सिद्ध दशा के एग्जाम्पल देखोगे तो पता चलेगा कि जीव साधी अनंत काल तक कैसा रहता है कि अनाहारक। बराबर, तो इस संसार अवस्था की बात है, विभाव पर्याय की बात है, स्वभाव पर्याय की बात नहीं। बराबर, समझे कि नहीं समझे? देखो अगली स्लाइड अपन लेते हैं। अब यहां से जो एक तीसरा प्रकरण चालू होता है, मतलब अलग प्रकरण चालू होता है, वो यहाँ पे समझना है। देखो एक क्रम है तत्वार सूत्र में, पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ख्याल में आएगा कि सबसे पहले जीव की बात की, जीव में 5 भावों की चर्चा आई। फिर क्या किया, फिर हमने जीव के साथ साथ देखो, जैसे कि अगर अपन यहाँ पे कहें ना कि ये अलग अलग बातें की ना, कि सबसे पहले तो हमने क्या किया कि जीव की बात की, तो जीव को बताने के लिए हमने 5 भावों की चर्चा की। फिर उसके बाद में जीव का लक्षण बताया। क्या बताया? जीव का लक्षण। और वो जीव का लक्षण बताने में हमने ये कहा कि जो जीव होता है वो जीव कैसा होता है। ये दिख रहा है, नई स्लाइड खोल रहा हूँ, दिख रही है कि नहीं दिख रही? ना, नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही, अभी दिखेगी। हमने ये लक्षण समझा कि जो जीव होता है वो जीव क्या कहते हैं, हाँ ये वाला देखो, ये पहली स्लाइड में पूरा डिटेल था। अब दिखा ना, अब दिख रही नई स्लाइड? हाँ हाँ दिख रही है। ओके ओके, तो ये पूरा क्रम आपको ख्याल में आ जाएगा, विषय वस्तु ओके। तो पहले से 7वें नंबर के सूत्र तक क्या किया था, जीव का असाधारण भावों का वर्णन किया, मतलब एक सेपरेट चैप्टर हुआ। उसके बाद में 8वें और 9वें नंबर के सूत्र में क्या किया, बोले जीव का लक्षण बताया। क्या बताया? जीव का लक्षण। तो जीव का लक्षण कौन सा बताया था? उपयोगो लक्षणम, उपयोग वाला जीव होता है। फिर तीसरा चैप्टर आया, वो 10 से 14वें नंबर तक के सूत्र में चला। उसमें क्या था
कि जीव के भेद, तो जीव के भेद में हमने त्रस स्थावर किए, पांचेंद्रिय वगैरह, मतलब त्रस स्थावर भेद किए ना, संसारी और मुक्त किए, ये जो भेद की, क्योंकि आप देखो पहले सेपरेट जीव की बात आई, फिर उस सेपरेट जीव को पकड़ने वाला लक्षण बताया यानी उपयोग वाला, फिर कंबाइंड जीव की बात आई यानी व्यवहार नहीं के जीव की बात, व्यवहार नहीं के जीव की बात वाले मतलब शरीर वाले जीव की बात। तो शरीर वाले जीव के भेदों में पहले जीव के भेद बताए दो, और एक संसारी और एक मुक्त। तो मुक्त तो साइड में आ गए, उनकी चर्चा 10वीं में आएगी। अब संसारी जीवों को पकड़ना है, तो संसारी जीवों को आप किससे पकड़ोगे? ज्ञान से तो सब संसारी जीव समान हो जाएंगे, उपयोग से तो सब संसारी जीव समान हो जाएंगे। तो फिर उन संसारी जीवों में हमने इंद्रियों के भेद किए, बराबर। तो ये 15 से 24 नंबर के सूत्र में 15 to 24 इतने 10 सूत्रों में हमने इंद्रियों का वर्णन किया। आप समझ में आ रहा ना पूरा क्रम? पहले सेपरेट जीव, फिर उस सेपरेट जीव को पकड़ने वाला जीव का लक्षण, बराबर, फिर जीव के भेद करते हुए मुक्त जीव को अलग कर दिया और संसारी जीवों को भेद किया, और संसारी जीवों को पकड़ने के लिए किसको साधन बनाया? इंद्रियों को, बराबर। अब ये इंद्रियों को बताने के बाद में ये जो संसार चक्र, एक नई पर्याय का संसार चक्र कहां से चालू होता है? तो एक आपको क्रम पूरा का पूरा दिखाई देगा कि वह सबसे पहले विग्रह गति, मतलब शरीर को पाने के लिए गमन करता है, फिर किसी शरीर को में जन्म लेता है, वो उत्पत्ति स्थल होता है। तो ये अगला टॉपिक आ जाएगा, जन्म और योनि वाला। फिर एक पर्टिकुलर शरीर को धारण करता है, ये तीसरा टॉपिक आ जाएगा। फिर उसमें पुरुष और स्त्री वगैरह बनता है, ये चौथा टॉपिक आ जाएगा। और फिर उसका मरण होता है, ये पांचवा टॉपिक आ जाएगा। यानी एक पर्याय को पाने में जो मेन फैक्टर होते हैं, शरीर के पहले, शरीर को धारण करने की दशा, जन्म, योनि मतलब उत्पत्ति स्थान, जन्म कैसे होता है उसका, वो कहां से होता है, ये दो प्रश्नों के जवाब इसमें मिलेंगे। फिर जन्म होने के बाद वो किस शरीर का धारण करता है, इन प्रश्न का जवाब आपको ये शरीर वाले प्रकरण मतलब 36 to 49 में मिलेगा। फिर उसके बाद वो जन्म लेने के बाद में पुरुष होगा, स्त्री होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये लोक व्यवहार के हिसाब से, इसका जवाब आपको 50 to 52 दो सूत्रों 3 सूत्रों में मिलेगा। और फिर कितना भी जन्म वाला जीव हो उसका मरण तो होता ही होता है, तो किस जीव का कैसा मरण होता है इसकी जानकारी आपको 53 नंबर के सूत्र में मिलेगी। यानी विग्रह गति से लेकर मरण तक, विग्रह गति से लेकर मरण तक ये जीव की रिपीटेटिंग अवस्थाएं हैं कि जब जब भी जीव जिस जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय के पहले वो विग्रह गति को धारण करता है, उसके बाद में वहां जन्म लेता है, जन्म का कोई स्थल होता है, फिर कोई शरीर धारण करता है, फिर कोई पुरुष स्त्री के भेद को धारण करता है, और फिर लास्ट में मर जाता है। यानी ऊपर की जो 5 चीजें हैं और नीचे की 5 चीजें हैं, इनमें फंडामेंटल अंतर ये है कि ऊपर की 5 चीजें नॉन रिपीटेटिंग है, वो है तो है, लेकिन ये चीज क्या है, हर पर्याय में कंटिन्यूअस आपके लिए हो रही, ये रिपीटेटिंग है कि मतलब हर बार जब भी आप पर्याय को धारण करोगे तो ये प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये चीजें, हाँ, ये जो चीजें बताई गई हैं, विग्रह गति, जन्म, शरीर, वेद वगैरह, ये रिपीटेटिंग, बार बार वही होगा, जिस जिस पर्याय में धारण करोगे वो होगा। और वो असाधारण भाव क्या है, वो आपके हैं तो हैं, लक्षण है तो हैं, इंद्रियां हैं तो हैं, भेद है तो हैं। तो ये दो फंडामेंटल एक यहाँ पे डिफरेंस बन जाता है। 2 5 ऊपर चले जाते हैं और नीचे 5